हाय गाइज, सीसीएस द मैट्रिक कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण विषय को इस वीडियो में समझने जा रहे हैं वो उसके संदर्भ में मैं इतना ही बता दूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको बच्चे सिर्फ रट कर या टीचर सिर्फ रटा कर काम चला लेना चाहते हैं। इसके बेसिकली इसके क्या हमारे जीवन से, हमारे दिनचर्या से, हमारी लाइफ में इसकी कहाँ आवश्यकता पड़ती है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, कोई इस पर चर्चा नहीं करना चाहता है। और मैं बता दूं, ये इतनी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि खगोल विज्ञान कहें या आज के इंजीनियरिंग कहें, बेसिकली इसी पर टिकी हुई है। जैसे देखिए इसका उपयोग क्या है हमारे जीवन में। अगर हम अपने छत पे खड़े हैं, हम अपनी छत की हाइट जानते हैं कि इतने ऊंचाई पे खड़े हैं, तो ऊपर से ज़मीन पे कोई वस्तु दिखाई दे रहा है तो हम पता कर सकते हैं कि वो वस्तु मेरे घर से कितनी दूरी पे है, बगैर उसको फीता गिराए, बगैर नापे ही। या हम नीचे खड़े हैं और हमसे कुछ दूरी पता हो कि हमसे 10 मीटर की दूरी पे, 20 मीटर की दूरी पे या 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई बहुत बड़ा टावर है, यहाँ से कितनी दूरी पर ये पता हो ना, तो हम वो टावर की ऊंचाई निकाल सकते हैं। दरअसल इसमें होता क्या है, इसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को पढ़ना होता है। उनके बीच के जो अनुपात होता है, उनके जो संबंध होते हैं, किस अनुपात में भुजा होंगे तो कोण क्या होगा, कोण कितना होगा तो भुजाओं का अनुपात के, बस यही पढ़ना होता है इस चीज़ों में। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। इसको समझने के लिए त्रिभुज के बेसिक नेचर को, जो उसका मूलभूत जो नेचर होता है, गुण होता है, त्रिभुज को समझना होगा। उसमें हम लोगों ने एक त्रिभुज पढ़ा था, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप समझते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब तो भी आप समझते हो 90 डिग्री हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री हो, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो किसी त्रिभुज में यदि एक कोण 90 हो जाएगा तो बाकी जो दो कोण बचेंगे उन दोनों का योग मिलकर 90 होगा। इससे स्पष्ट है कि बाकी जो दो कोण बचेंगे 90 के अलावा, वो उसमें कोई 90 नहीं होगा, यानी दोनों 90 से छोटे होंगे। डेट मीन्स दोनों न्यून कोण होंगे। यानी एक समकोण त्रिभुज में एक कोण तो समकोण होता है, बाकी जो दो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। और आपने पाइथागोरस त्रिक क्लास 8-9 में पढ़ा होगा कि पाइथागोरस ने एक त्रिक दिया है, एक परिमेय दिया है, एक थ्योरम बताया है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस त्रिक हम लोग पढ़े हैं, या उसको पाइथागोरस परिमेय कहें या पाइथागोरस थ्योरम कहें। तो क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। फिर हम उसे समझे कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है। तो आइए एक समकोण त्रिभुज समझते हैं। मान लीजिए कि आपको ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका हम नाम दे रहे हैं ABC। हम ये जानते हैं कि त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ा कोण होता है, उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। सबसे छोटा कोण होगा तो उसके सामने की भुजा सबसे छोटी होगी। जिस हिसाब से कोण बढ़ेगा, भुजाओं का भी सम्मुख भुजा, सामने की भुजा मतलब सम्मुख भुजा। यहाँ भी कुछ टर्म्स है जिसको हमको समझना होगा। त्रिभुज ABC में हमको दिख रहा है कोण B समकोण है, यानी कोण B 90 डिग्री है। तो समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, और उसको हम लोग इस भाषा में कर्ण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, समकोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है और उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये हो गया हमारा कर्ण, ठीक है। अब बाकी जो दो भुजाएं बचती हैं उसमें जिस तरह रखें, उलट कर रख देंगे तो आधार लंब बन जाएगा, लंब आधार बन जाएगा। एक लंब होता है, एक आधार होता है। वो देखना होता है किसके लिए कौन लंब होता है, कौन आधार होता है। अभी देखिए आप इसको ऐसे रखे हुए हैं। अगर इसे त्रिभुज का मान लीजिए पेपर के कटिंग अपने से बनाया, B समकोण है तो इसके सामने ये हो गया AC कोण हो गया, तो आपको नीचे वाला दिख रहा है कि भाई ये हमारा आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अगर इसको हम पलट दें, यानी पलटने का मतलब कि ऐसे लेके चले जाएं, फिगर C चला गया ऊपर, B आ गया यहाँ, A आ गया यहाँ, बस इसी फिगर को हमने पलट दिया है। यहाँ जो आपको BC नीचे दिख रहा था अब नीचे आ गया, बस ऐसे हम लेके ऐसे कर दिए हैं। अब आपके लिए कंफ्यूजन है कि भाई जो पहले आधार था वो तो ऊपर चला गया, पहले जो लंब था वो तो नीचे आ गया। तो इसके लिए हमको समझना होगा ये जो दोनों न्यून कोण होते हैं वो उस न्यून कोण के संबंध में कि किस न्यून कोण के लिए कौन आधार होगा, किस न्यून कोण के लिए कौन लंब होगा। अब आइए दो शब्दों से हम समझते हैं। जैसे इसमें आपको पता है A न्यून कोण है और C न्यून कोण है, यही हम लोग सब चर्चा करते हैं। किसी भी कोण के सामने के भुजा को हम कहते हैं सम्मुख भुजा, याद रखेंगे। यानी अगर हम कहें कि A का सम्मुख भुजा कौन है, तब कहिएगा BC है।
बी का सम्मुख भुजा कौन है? तो ए सी है। सी का सम्मुख भुजा कौन है? तो ए बी है। सम्मुख भुजा याद रहेगा, किसी भी त्रिभुज के सामने के भुजा क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा कहते हैं। और सॉरी, किसी भी कोण के सामने के भुजा को, किसी त्रिभुज में किसी कोण के सामने के भुजा को क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा। कोण के सामने के भुजा को सम्मुख भुजा। दूसरा होता है अगर वो कोण, जैसे सामने भुजा, जैसे बी के सामने ए सी, तो इसका सम्मुख भुजा है ना, कोण से कोई मतलब नहीं, उसका भुजा का कोई सिरा उस कोण से नहीं मिला रहता है। दूसरा होता है संलग्न भुजा। संलग्न भुजा मतलब कहें कि उससे सटा हुआ हो, जैसे हम सी का कोण सी है, इसका संलग्न भुजा होगा जिसमें उसमें संलग्न हो, संलिप्त हो, इसमें सटा हो, तो सी के लिए संलग्न भुजा हो गया बी सी। सी के लिए हो गया संलग्न भुजा बी सी। सी के लिए सम्मुख भुजा हो गया ए बी। सम्मुख भुजा का मतलब हो गया सामने, और संलग्न का मतलब हो गया उससे जो सटा हो। कर्ण को अब छोड़ दीजिए, कर्ण का, चूंकि कर्ण हमेशा कर्ण होता है, उलट रहिएगा तब भी, ऐसे कीजिएगा तब भी कर्ण हमेशा कर्ण होता है। हमें पहचानना यह मेन होता है कि भाई आधार कौन है, लंब कौन है। ठीक है, तो किसी भी एंगल में सी के लिए सम्मुख जो होता है, यह ध्यान रखिए, किसी न्यूनकोण का कि सम्मुख जो भुजा होती है वो उसके लिए लंब होती है। जैसे सी के संदर्भ में बात करें, कोण, अगर सी हमारा कोण हो, इसके लिए हम पूछे कि लंब क्या होगा, तो लंब हो जाएगा ए बी। अगर हम ए के संबंध में बात करें तो लंब क्या हो जाएगा? तो बी सी। कर्ण तो पता ही है, लंब पता है, जो बच गया यानी जो संलग्न है वो हो जाता है आधार। जैसे सी के लिए बात करें तो ये तो कर्ण सबके लिए होगा, लंब ये हो जाएगा इसके लिए, और सी के जिस पे है ये हो जाएगा आधार। फिर यहां ए के लिए बात करें तो ए के लिए लंब ये हो जाएगा, सामने के भुजा को लंब कहते हैं, और ये के लिए आधार ये हो जाएगा। तो हमें पहचानना एकदम जरूरी है कि जिस न्यूनकोण के संदर्भ में बात हो, जिस न्यूनकोण के हम भुजा के अनुपातों को लिखना हो, तो याद करें कि अगर हम उसके लिए लंब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस न्यूनकोण के सामने के भुजा लंब, और न्यूनकोण जिस भुजा पर है यानी संलग्न भुजा है वो आधार, और बाकी जो कर्ण जो है वो तो सबके लिए कर्ण किसके सामने होता है? 90 डिग्री के सामने कर्ण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज़ पे हम आते हैं। चलिए देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे एक त्रिभुज हमारे सामने है, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कोण बी समकोण है, तो कोण बी समकोण है तो ए और सी न्यूनकोण हो गए। तो इनमें जो तीनों भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं को हम कितने अनुपात में लिख सकते हैं? तीनों भुजाओं को हम कितने अनुपात में अलग अलग, मतलब ये रिपीट नहीं होना चाहिए, लिख सकते हैं। तो आइए हम ट्राई कर देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लेते हैं बी सी और बटा नीचे ले लें ए सी, एक अनुपात हो गया, दो भुजाओं को हम बना लिए। मतलब पहले ये ले बी सी, फिर ए सी, फिर हम लेते हैं ए बी, और फिर ए बी बटा ए सी, ए बी का अलग अनुपात हुआ। पहले हमने बी सी लिया, फिर बटा ए सी, फिर क्या लिया? ए बी बटा ए सी, फिर हम चाहे तो ले सकते हैं बी सी बटा ए बी, यानी बी सी अनुपात ए सी, ए बी अनुपात ए सी, बी सी अनुपात ए बी। ये सब अलग अलग अनुपात है, कोई रिपीट हम लोग नहीं किए हैं। ये तीन तरह के बांटे, अब तीनों का व्युत्क्रम कर दें यानी उलट दें तो फिर तीन अलग अनुपात बन जाएगा। जैसे ऊपर जो लिखे हैं बी सी बटा ए सी, तो चाहे तो लिख सकते हैं ए सी बटा बी सी। इसको लिखे हैं ए बी बटा ए सी, तो चाहे तो लिख सकते हैं ए सी बटा ए बी। नीचे वाले लिखे हैं हम बी सी बटा ए बी, तो चाहे लिख सकते हैं ए बी बटा बी सी। यानी इन तीनों भुजाओं को हम 6 अलग अलग टाइप के अनुपातों में बांट सकते हैं। इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता, बताइए कोई और? इससे ज़्यादा भी नहीं कर सकते, हम 6 मैक्सिमम अनुपातों में बांट सकते हैं। इन्हें 6 अनुपातों को ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे सबसे पहले हमारा है, एक नाम होता है साइन, SINE, दूसरा होता है कोसाइन। ठीक है, पहला हो गया साइन, दूसरा अनुपात तो कर दिए कोसाइन। उसके बाद हमारा होता है टेंजेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है कोस्केंट, उसके बाद होता है कोसिकेंट, ठीक है। उसके बाद हो गया सिकेंट,
ठीक है। और इसको कहते हैं कौन, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, ठीक है। इन 6 अनुपातों को अलग अलग नाम से हम जानते हैं, लेकिन इतना हमको बुक्स में आप देखिएगा हमको कहीं भी आपको टेंजेंट नहीं मिलेगा मैथ बनाने के क्रम में। ये दरअसल इसका शॉर्ट नेम इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम किसी एंगल को लेते हैं, जैसे इसी को ले लेते हैं, इसी को हम इस एंगल का नाम थीटा देते हैं, तो इसको हम साइन थीटा कह सकते हैं, साइन थीटा। यहाँ ई गायब हो जाता है, इसको कह देते हैं कॉस थीटा। शॉर्ट में कोसाइन को हम कॉस लिखते हैं, थीटा एंगल के समरूप के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं भुजाओं को, इसको कॉस थीटा। इसको कहते हैं टैन थीटा, ठीक है। इसको कहते हैं कोसेक थीटा, इसको कहते हैं सेक थीटा, थीटा एंगल में है तो इसको कहेंगे लास्ट में कॉट थीटा, ठीक है। यानी यही 6 अनुपातों को, त्रिकोणमितीय अनुपातों को अलग अलग नाम से जानते हैं। और उन पूरा नाम के नहीं, अब इनका और अंदर हम लोग चलेंगे तो फिर लंबा वीडियो बन जाएगा। ये इनको कोसाइन क्यों कहते हैं, टेंजेंट क्यों कहते हैं, इनका कुछ अर्थ होता है और भुजाओं के संदर्भ में ये बताता है। तो खैर उतना लंबा नहीं जाना चाहते हैं हम। ये समझें कि साइन को, साइन मतलब बस ये हटा करके शॉर्ट फॉर्म किया गया है। कोसाइन को कोस, टेंजेंट को टेन, कोसिकेंट को कॉसेक, सिकेंट को सेक और कॉन्टेजेंट को कॉट थीटा। थीटा के एंगल की बात करते हैं। तो अब देखिए अगर थीटा यहाँ पे है तो इसके लिए ये आप बताइए, थीटा यहाँ पे है तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो, आधार या कर्ण हो जाएगा। आपको पता है ना, कर्ण हमेशा कहाँ होता है, समकोण के सामने होता है, ध्यान रखिएगा, कर्ण नहीं बदलता है। और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं थीटा यहाँ तो क्या हो गया, बीसी क्या है, लंब बटा सॉरी ये कर्ण है ना, आधार कैसे लिख दिया, ठीक है। कर्ण क्या होता है, लंब के सामने को हम कर्ण कहते हैं। बहुत गर्मी है आज, लंब के सामने को कर्ण कहते हैं। फैन भी ऑफ करना पड़ता है, काफ़ी साउंड आता है तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लंब के सामने को आते हैं कर्ण, ये और ये हमारा आधार और लंब। इसके हिसाब से आपको अभी हमने बताया है कि किस एंगल की बात है, तो भाई उसके सामने वाला हो गया। आपको जिस न्यून कोण की बात करें तो सामने वाला क्या हो गया, यानी उसके सम्मुख वाला हो गया लंब, और जो बच गया वो आधार। चुके कर्ण तो पहले छाटे हुए हम, कर्ण तो कर्ण रहता ही है, किसी न्यून कोण की बात करें तो कर्ण वही रहता है। इसके लिए बात करें सामने वाला हो गया लंब, और जो बच गया वो आधार, यानी नीचे वाला जो उससे संलग्न भुजा होता है वो आधार हो गया। तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन 20 यानी लंब बटा कर्ण। ये क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। ये क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। और बाकी क्या हुआ है, बस पलटते चला गया, इसी पलटा, यानी साइन को उल्टा किया तो कोसेंट, यानी हो जाएगा कर्ण बटा लंब। बस 3 के बाद हम उलटते चले जाते हैं। ये 3 के बाद हम इसको पलटते हैं तो ये मिलता है, फिर इसको पलटते हैं तो ये मिलता है, और आखिरी इसको पलटते तो ये मिलता है। ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और ये हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। तो ये हमको याद रहना चाहिए। वैसे 3 याद कर लेंगे तो 3, यानी साइन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, टैन लंब बटा आधार। उसके बाद साइन को व्युत्क्रम कर देंगे तो मिल जाएगा, साइन का व्युत्क्रम करके क्या मिलेगा, कॉसेक। कॉस का व्युत्क्रम करेंगे तो सेक, और टेन को पलट देंगे यानी व्युत्क्रम कर देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो कॉट। याद रहना चाहिए किसका कौन व्युत्क्रम होता है, तो फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, याद रखिए। साइन, साइन याद रहेगा तो साइन को उल्टेंगे तो बनेगा हमारा कॉसेक। कॉस, कॉस को व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा सेक। टैन, टैन को पलटेंगे तो बनेगा कॉट, या कॉट को पलटेंगे तो बनेगा टैन, ठीक है। तो बस इस चीज़ को हमें याद रखना होगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। बाकी फिर हम देख सकते हैं, जिससे पूछे याद रहे कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक यानी व्युत्क्रम। तो साइन जब लंब बटा कर्ण होता है तो कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटा लंब।
सेक का व्युत्क्रम होता है कॉसेक, तो जब सेक हमारा आधार बटा कर्ण होता है तो कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार। टैन का व्युत्क्रम होता है कॉट, जब टैन हमारा लंब बटा आधार होता है तो कॉट क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। हाँ, ये लंब आधार ये फिर से आपको वही बताया है कि उसको पहचानना ध्यान से होगा कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। जिस न्यून कोण की बात करें तो उसके सामने वाला लंब हो गया, कर्ण तो पहले ही छाट लेंगे भाई, 90 के सामने है तो कर्ण, और जिस न्यून कोण की बात करें तो सामने वाला लंब और जो बच गया वो आधार, कर्ण तो पहले मिला हुआ है। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। फिर अब हम चलते हैं, एक आध एग्जाम्पल आपके सामने लाते हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, चूँकि दो आपको अभी हमने पाइथागोरस त्रिक की बात किया था कि पाइथागोरस त्रिक ने के मतलब है कि वो तीनों भुजाओं के संबंध, पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के संबंध के बारे में बताया है कि दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। उस तरीके का प्रयोग करके अगर आधार लंब दिया हो तो कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण लंब दिया हो तो आधार निकाल सकते हैं, कर्ण आधार दिया हो तो लंब निकाल सकते हैं। हम लोग पिछले क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं और त्रिभुज में भी इसको पढ़ चुके हैं। तो इसमें अगर कोई एक चीज़ दिया रहता है, अगर साइन थीटा का मान दिया हो तो लंब और कर्ण दोनों मिल गया आपको। अगर कहे कि साइन थीटा बराबर 3/4 या साइन थीटा बराबर 3/5, तो साइन थीटा अगर आपको दिया है तो अगर मिटाते हैं इसको लिखते हैं, अगर आपको दिया है सपोज कीजिए कहा है कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो साइन थीटा जो होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो इससे हमको मिलता है कि भाई ऊपर वाला लंब है नीचे वाला कर्ण है, तो हमें लंब मिल गया 3 और कर्ण मिल गया 5। ये मीटर सेंटीमीटर तो नहीं कर दिया, अनुपात है, हो सकता है बड़ा मैंने बढ़ता जाए तो उसको 3 तरीके 9 भी हो जाए, 15 भी हो जाए, लेकिन ये फाइनली अनुपात जो हमारा 3 हो गया, ये 5 हो गया। लंब मिल गया 3 और कर्ण मिल गया 5। तो हमको आधार ज्ञात करना हो तो आधार का सूत्र तो हम जानते हैं कि आधार का सूत्र कैसे अप्लाई करते हैं। आधार का सूत्र क्या होता है, तो पाइथागोरस ने बताया कि आधार बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है ना। तो आप यहाँ रख लीजिएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 50 25 3 तरीका 9 रूट अंडर 16, डेट मीन्स हो गया 4। तो इस काम को याद रखना होगा कि पाइथागोरस त्रिक, फिर यहाँ लिख देते हैं रिपीट करने के लिए, आपको याद रखने के लिए रिपीट कर देते हैं इसको। पाइथागोरस त्रिक को याद रखेंगे आप, कोई दो दिया हो तो हम तीसरा क्या, जैसे कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये इसी में है कि दोनों जुड़ा जाता है, बाकी नहीं। बाकी अगर लंब निकालना हो तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार निकालना हो तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में देखिए साइन थीटा अगर दिया था तो लंब और कर्ण मिल गया आपको, और उससे हम ये सूत्र अप्लाई करके आधार भी निकाल लिए। तो हमको जो निकालना, साइन थीटा दिया और कहे कि अब टैन थीटा निकालिए, तो हमें लंब कर्ण आधार तीनों मिल गया। तो टैन थीटा लंब बटा आधार, लंब रख देंगे नीचे आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा सबका सूत्र याद है तो बस रख देंगे, हमें तीनों भुजा पता चल गया तो रख देंगे। तो फिर चलिए कुछ एग्जाम्पल आप सेट कीजिए और उस पर बात करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर एग्जाम्पल देते हैं, कुछ आप सोल्व करना होगा। ठीक है।